हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो बच्चे कल की क्लास के अंदर भी हमने दो टाइप के क्वेश्चन किए थे। एक तो रूट 2 को इरेशनल प्रूव किया था और एक रूट 3 मतलब 3 की पावर 1/3 को हमने इरेशनल प्रूव किया था। आज के क्वेश्चन भी सिमिलर उसी वे में है। तो बच्चे आज की वीडियो देखने से पहले एक बार 3 की पावर 1/3 वाला क्वेश्चन देख लेना, जिससे तुम्हें आज का ये पहला एग्जाम्पल समझ आ जाए। और आज की वीडियो में भी जो दो एग्जाम्पल आएंगे वो टोटल मिलाकर 4 एग्जाम्पल, जो 2 पहले भेजे हैं और 2 अब, इन 4 में से एक क्वेश्चन सेक्शन बी में रहेगा ही रहेगा। बच्चे आप लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिलाकर देख लो, ये क्वेश्चंस हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन सुने क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर नहीं पता, सीधा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, रूट पी ऑलवेज बी एन इरेशनल नंबर। वो कहता सिद्ध करो कि रूट पी जो है वो हमेशा एक इरेशनल नंबर बनाएगा जहां पर पी कुछ डिफाइन है। वेयर पी इज इक्वल टू स्मॉल पी लिख लेते हैं हम, वेयर स्मॉल पी इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, जिसे कि बोलते हैं बच्चे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं अगर आप लिखना चाहते हो अपनी कॉपी में तो लिख लेना बच्चे। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से या खुद से पूरा डिवाइड होते हैं, उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। अब सोचो, अगर p की वैल्यू 2, 3, 5, 7 यानी एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो रूट 2, कल ही तो किया था हमने, रूट 2 एक इरेशनल नंबर होता है। ऐसे ही रूट 3, रूट 5, रूट 7 ये सभी इरेशनल नंबर होते हैं। यानी अगर अंदर वाला p एक प्राइम नंबर हो, एक अभाज्य संख्या हो, तो उसका रूट हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। ये प्रूव करना है। तो कुल मिलाकर उसने हमसे इतने सारे वैल्यू को पूछा है कि प्रूव करो ये सभी इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो हम तो रूट पी लेकर चल पड़ेंगे और कह देंगे जहां पर पी एक प्राइम नंबर है। और बच्चे बिल्कुल कल वाला जो 3 वाला क्वेश्चन किया था हमने, सिमिलर चलेगा। उसमें डिवाइड वाली लाइन जो हमने लिखी थी वो मैंने बड़े डिटेल में समझाई थी, तो आज ये वाला काम बड़ा आसानी से हो जाएगा। प्लस हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। तो हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो हम कहेंगे हमारे हिसाब से रैशनल है। और अगर अपने रैशनल मानेंगे बच्चे तो इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। अब p सिंबल का यूज नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर p वर्ड ऑलरेडी यूज हो रखा है। तो मैंने कल भी आपको जाते जाते बताया था कि मैं फिर इसको p/q ना लिखकर m/n निकालूंगा। और कल के एग्जाम्पल्स में हम जब p/q मानते थे तो वैल्यू पूरे क्वेश्चन को सोल्व करके p और q की निकालते थे। आज इसको m/n के इक्वल रखेंगे तो हम वैल्यू m और n की निकालेंगे। इसलिए हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन में इसको ये तो मान लिया, तो आगे प्रोसेस में वैल्यू किसकी निकालनी है। तो बच्चे आप जिसके बराबर रखते हो ना, उनकी वैल्यूज निकालनी होती है। लास्ट वाले दोनों एग्जाम्पल में p/q रखा था तो p और q की वैल्यू निकाली। आज मैं m/n रखूंगा तो मैं m और n की वैल्यू निकालूंगा। तो देखते हैं बच्चे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो पिछला क्वेश्चन पढ़ लेना जिससे डिवाइड वाली लाइनें समझ में आ जाएंगी। अब पढ़ो बच्चे, इसको लिखो सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखा हमने गिवन है कि रूट p, जहां पर p की वैल्यू आपको डिफाइन है, ये स्मॉल p है, ठीक है ना बच्चे। एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन आर प्राइम नंबर। ये सभी आपको क्या दिए हुए हैं बच्चे? प्राइम नंबर दिए हुए हैं। और प्रूव कह रहा है इन सब का रूट हमेशा इरेशनल होगा। रूट p बी एन इरेशनल नंबर। इरेशनल का मतलब इसको हमें r-q में बिठाना है। जहाँ पर फिर से लिखो, वेयर p किसको डिफाइन कर रहा है बच्चे? 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अब हमारे पास कोई तरीका नहीं है इसको इरेशनल प्रूव करने का, तो हम हमेशा की तरह कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। तो एज कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभासी नियम से। अब विरोधाभासी नियम क्या कहता है? जो चीज़ प्रूव करनी है उसका उल्टा मान लो। हमें रूट p को इरेशनल प्रूव करना है, हम कहेंगे हमारे हिसाब से रूट p इरेशनल नहीं है। तो लेट, हमने बोल दिया रूट p हमारे हिसाब से इरेशनल नहीं है। इरेशनल की रिप्रेजेंटेशन r-q, और ये हमने मान लिया कि वो एक इरेशनल नहीं है। अगर नहीं है तो रैशनल होगा।
दैट मीन्स रूट पी इज इक्वल टू बच्चे क्यू, एक रैशनल नंबर में बिलोंग करेगा। अब अगर ये एक रैशनल नंबर में बिलोंग करेगा तो रैशनल नंबर होते किस फॉर्म में है, पी बाई क्यू फॉर्म में। क्योंकि पी सिंबल यूज हो चुका है तो अपने रैशनल नंबर की डेफिनेशन को भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, m अपॉन n वेयर n नॉट इक्वल टू 0, और m और n आते कहाँ से हैं बच्चे, इंटीजर से। क्लियर है? तो आज हम इसको p अपॉन क्यू ना लिखकर m अपॉन n लिखेंगे। तो क्या लिखा हमने, तो मान लिया रूट p किसी ना किसी रैशनल नंबर के तो बराबर होगा, और रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, m अपॉन n में। अब बच्चे वही रूट 2 वाले क्वेश्चन में हमें रूट पसंद नहीं था, तो रूट को खत्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, रूट का मतलब p की पावर 1/2 बराबर m अपॉन n। क्योंकि हमें 1/2 पसंद नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 3 की पावर 1/3 थी तो 1/3 पसंद नहीं था, तो अब 1/2 पसंद नहीं है, स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा बच्चे m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं, सुने ध्यान से, इसके साथ एक लाइन जरूर लिखनी है, जो मैं लिखना भूल गया हूँ आप लिख लेना। इसके जस्ट नीचे क्या बच्चे, रूट p बराबर आपने क्या मानना है, m अपॉन n, और आपको p की वैल्यू क्या दी हुई है, 2, 3, 5, 7, कोई मर्जी रख लो। मान लो कोई बच्चा 5 रखता है तो 5 का रूट पॉइंटों वाली संख्या है, पॉइंटों वाली संख्या यानी दशमलव संख्या, और दशमलव संख्या का मतलब n जो है वो m को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा, और जब m को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा दैट मीन्स ये आपस में रिलेटिवली प्राइम नंबर है, और अगर ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पक्की बात है 1 होगा। अपनों ने पिछले दोनों क्वेश्चनों में भी लिखा था, इसमें भी लिखना है। तो बच्चे आप इस स्टेप के बाद लिखोगे हेयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही लाइन तो इंपॉर्टेंट है, m एंड n आर 1। आप डिक्लेयर कर चुके हो कि m और n का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है, उसके अलावा उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अब यहाँ आ जाओ बच्चे, यहाँ तक आने के बाद आप हमेशा, अब क्यों, क्योंकि हमने m अपॉन n रखा है तो हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, m और n की, तो आप यहाँ से m स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे। तो बच्चे m स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या आएगी, n स्क्वायर उधर ले जाओ तो pn स्क्वायर। अरे ये n क्या है बच्चे, इंटीजर, n इंटीजर तो n स्क्वायर भी इंटीजर, इसका मतलब ये पूरा रिजल्ट एक इंटीजर है, ये इंटीजर है तो इसका मतलब p को अपॉन में ले जाओ, तो वो लाइन क्या बोल रही है कि p m स्क्वायर को फिर पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। क्यों बोल रहा हूँ पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, क्योंकि p को अपॉन में लेकर जाएंगे तो यहाँ पर RHS में इंटीजर आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है, और पूर्णांक आने का मतलब ये नंबर इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। अगर ये चीज़ एक इंटीजर ना होती ना फिर हम नहीं कह सकते कि p m स्क्वायर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, पर ये तो इंटीजर बनेगा ही बनेगा। क्यों, क्योंकि n इंटीजर क्वेश्चन में है, और अगर n इंटीजर है तो n स्क्वायर भी इंटीजर होगा। आप कोई मर्जी इंटीजर ले लो, उसका स्क्वायर करोगे वो भी इंटीजर ही होगा, और अगर ये इंटीजर होगा दैट मीन्स p m स्क्वायर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो आप साइड में हल्का सा लिखेंगे बच्चे, जहाँ पर ये सारे n क्या है बच्चे, इंटीजर, तो ऐसे करके दिखाना चाहो तो लिख देना n स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर, दैट मीन्स। अच्छा, और इसको हमेशा मार्क क्या करते हैं हम, इक्वेशन नंबर 2, इसको 1 इसको 2, इसके बाद यहाँ से p की इसके लिए लाइनें लिखो, दैट मीन्स m स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय p, यानी m स्क्वायर p से पूरा पूरा क्या हो रहा है, डिवाइड। और अब कल वाला मैंने तभी कहा था, एग्जाम्पल पढ़ लेना, कल जब हमने कहा था 3p क्यूब को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो 3p को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। अब एग्जाम्पल समझने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ से लिखो कि अगर m स्क्वायर पूरा पूरा p से डिवाइड हो रहा है तो m भी पूरा पूरा डिवाइड होगा p से। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सो m इज आल्सो डिवाइडेड बाय p, तो m भी डिवाइड होगा किससे, p से पूरा पूरा डिवाइड होगा। और अगर m p से पूरा पूरा डिवाइड होगा, अब जैसे कल लिखा था हमने p, अगर मैं थोड़ा सा रिलेट करवाऊं, अगर p 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा तो p को लिखा जा सकता है 3 के मल्टीपल के रूप में, जिसका मतलब यहाँ पर m क्या लिखते थे हम, इंटीजर, जिसका मतलब 3p को पूरा पूरा क्या कर रहा है, डिवाइड। अब अगर p m को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स m जो भी नंबर होगा वो p के मल्टीपल के रूप में होगा। तो आप लेट अस सपोज इस लाइन के बाद लिखोगे, अगर m p से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स
m जो है वो p का मल्टीपल होगा, और क्योंकि m और n तो यूज़ कर चुके हैं तो l ले लो बच्चे, जहाँ पर साइड में जरूर लिखें कि वेयर l बिलोंग्स टू इंटीजर, और इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क करें, इसकी भी ज़रूरत हमें पढ़ने वाली है। सुनो, पढ़कर देख लो इसको। l अगर एक इंटीजर है इसका मतलब ये पूरा पूरा अंक है, अगर ये पूरा पूरा अंक है दैट मीन्स p m को पूरा पूरा क्या कर रहा है, डिवाइड, और हमने भी तो यही लाइन लिखी हुई है कि m डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा किससे, p से, और अगर m p से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो m कुछ ऐसा नंबर होगा जो p के मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है, तभी इस लाइन का मतलब ये रहेगा कि p m को पूरा पूरा क्या कर रहा है, डिवाइड। बिल्कुल सेम तरीके से चल रहे हैं क्वेश्चन, बस सिंबल्स थोड़े से चेंज हो गए, क्योंकि इस बार p यहाँ पर गिवन हो गया तो हम p अपॉन q नहीं रख सकते थे, तो हमने m अपॉन n रखकर m और n की वैल्यू निकालनी है। बच्चे m बराबर pl, m बराबर pl इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, तो रखो पुट m बराबर pl, क्यों, क्योंकि हम अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, n की। मकसद ही m और n की वैल्यू निकालने का था, m निकल चुका है, अब n निकाल रहे हैं, तो लिखें पुट m इक्वल टू pl इन इक्वेशन नंबर 2। तो मैं ये सारा मिटो रहा हूँ बच्चे, और तुम इक्वेशन नंबर 3 पे फोकस रखना, जहाँ पर m की वैल्यू क्या आ चुकी है, pl, और एक इक्वेशन 1 याद रखना कि m और n का HCF कितना आया हुआ है बच्चे, 1। तो मैं मिटो रहा हूँ और लिख रहा हूँ पुट m इक्वल टू pl इन इक्वेशन नंबर 2। तो ऊपर से लाइनें मिटो रहा हूँ, पुट m इक्वल टू pl इन इक्वेशन नंबर 2, और जैसे ही आप m का मान pl यहाँ पर रखोगे बच्चे, तो pl का स्क्वायर इज इक्वल टू pn स्क्वायर, pn स्क्वायर, सिंपल वैल्यू रखी है यहाँ पर m की pl, स्क्वायर खोल दो, p स्क्वायर l स्क्वायर बराबर pn स्क्वायर, एक p से एक p क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो pl स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू किसकी निकालना चाह रहे हैं, n स्क्वायर की, तो n स्क्वायर को पहले लिख लो और इस स्टेप को बाद में लिख लो और इसको पढ़ना सीख लो। l कहाँ से आ रहा है, l एक इंटीजर है, अगर l एक इंटीजर है तो l स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। ये इंटीजर है पूरा, तो इसका मतलब p n स्क्वायर को पूरा पूरा क्या कर रहा है, डिवाइड। तो इसके बाद लाइन क्या लिख सकते हो, सो n स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय, तो n स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा किससे बच्चे, p से, और अगर n स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, जैसे m स्क्वायर डिवाइड हो रहा था p से, तो m भी डिवाइड होगा p से, तो अगर n स्क्वायर डिवाइड हो रहा है p से, तो इसके साथ लाइन लिख सकते हो बच्चे n इज आल्सो डिवाइडेड बाय p, और अगर n इज आल्सो डिवाइडेड बाय p, तो इसका मतलब m अगर p से पूरा पूरा डिवाइड होता है तो m को लिखा जा सकता है p के मल्टीप्लाई के रूप में। तो अगर n पूरा पूरा p से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स आप n को लेट कर सकते हो बच्चे p का मल्टीपल, तो p इंटू कुछ भी k लिख दिया, स्मॉल k, क्योंकि एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं, जहाँ पर स्मॉल k भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि ये लाइन का मतलब ये है कि n जो है वो p से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, और अगर n को p से पूरा पूरा डिवाइड होना है तो रिजल्ट में एक इंटीजर आना चाहिए, तो ये जो k है वो किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को। अब बच्चे इक्वेशन नंबर इसको दे दो 4, फ्रॉम 3 एंड 4 m बराबर pl, n बराबर pk, तो आप क्लियरली देख सकते हो m नंबर ये कुछ है, n नंबर ये कुछ है, और इन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन p नाम की चीज आ रही है बच्चे, जबकि तुम ऊपर लिख चुके हो कि हाईएस्ट कॉमन m और n में कितना है, 1, पर मेरा तो m और n में हाईएस्ट कॉमन कितना आ रहा है, p। दोनों बातें एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन है बच्चे और इम्पोर्टेंट है। तो लिखो इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 आप क्लियरली बोल सकते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ m एंड n आर कितना है बच्चे, p, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि विरोधाभास है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ इक्वेशन, किस कॉन्ट्राडिक्शन है, इक्वेशन 1 का, क्योंकि 1 में तुम लिख सकते हो, ये लाइन मिक्स मत कर लेना, ये पहले की लिखी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर इसलिए छोड़ रखी थी जिससे आपको कंपैरिजन करवा पाऊँ। मेरे पास m और n का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर p आया
जबकि हम ऊपर लिख चुके हैं कि इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, दोनों बातें एक साथ एग्जिस्ट नहीं करती। सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, तो हमने जो मानना वो गलत मानना। तो हमने गलत क्या माना था कि रूट पी हमारे हिसाब से एक रैशनल नंबर है। तो सही बात क्या है कि रूट पी एक इर्रेशनल नंबर ही होगा, पर कब वो भी लिखना जरूरी है, पर कब, जब p की वैल्यू एक प्राइम नंबर होगी। यानी अब आगे के लिए हमेशा रिजल्ट आ गया, जब भी रूट में कोई प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या होगी वो हमेशा एक इर्रेशनल नंबर ही बनाएगी। अब बच्चे आज एक एग्जांपल और कर रहे हैं, और अगर वो भी बिल्कुल सिमिलर ही है मेथड, उसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे, पर उसमें ना ये वाला प्रोसेस काम नहीं आएगा। जो हमने 3 एग्जाम्पलों में सेम प्रोसेस लगाया है वो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में कामयाब नहीं है। उसका रीज़न बताता हूँ क्यों नहीं है, और फिर उसकी जो कैलकुलेशन है वो कुछ अलग तरीके से करेंगे। मेथड कॉन्ट्राडिक्शन ही यूज़ करेंगे, पर पूरा प्रोसेस ये वाला नहीं रहेगा बच्चे। तो पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं, फिर बात समझते हैं। और इन 4 में से एक क्वेश्चन लिख लो, पेपर में जाना ही जाना है और आ जाए, कोई मुश्किल टास्क भी नहीं है, बड़ा आसानी से समझने वाला क्वेश्चन था। तो लिखें बच्चे। अच्छा, जो मैंने ऊपर क्वेश्चंस लिखवाए हैं वो बुक से थोड़े से टैली कर लेना कि क्वेश्चंस की हेडिंग क्या दे रखी है। वो ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा था प्रूव दैट रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर, वो पेपर में ये पूछ सकता है प्रूव दैट रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, यानी रूट 2 एक रैशनल नंबर नहीं है, ये प्रूव करो। तो इसका मतलब ही क्या है कि रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर होता है, ये प्रूव करो। तो क्वेश्चन को घुमा के ऐसे पूछ सकता है, दोनों ही बातों का एक ही मतलब है, और प्रोसेस आपको जो करवाया गया है बस आपको वही करना है। वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीधा कह देगा रूट 2 को प्रूव करो इर्रेशनल, या ऐसे बोल देगा रूट 2 एक रैशनल नहीं है, ये प्रूव करो। तो रैशनल नहीं का मतलब भी इर्रेशनल ही है ना बच्चे। तो ऐसे क्वेश्चन दिमाग से सोचा करो, पेपर में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, प्रूव दैट, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 8 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो आप अपने और लगाकर लिख लेना कि प्रूव दैट रूट 8 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ऐसे भी पूछ सकता है कि रूट 8 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये प्रूव करो। तो करना तो यही क्वेश्चन है। अब देखो बाकी क्वेश्चनों से डिफरेंट क्यों है। अभी तक मैंने रूट 2, रूट 3, रूट 5, अभी क्वेश्चन किया है ना, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 सभी क्या है, इर्रेशनल नंबर। इसमें ना रूट में 8 है, 8 एक प्राइम नंबर नहीं है। अब 8 एक प्राइम नंबर नहीं है ना, तो 8 के टुकड़े हो सकते हैं कई सारे। 8 का टुकड़ा 2 into 4 भी है, 8 को 8 into 1 भी लिख सकते हो। तो 8 के अगर प्राइम नंबर होता है जैसे 5 है तो सिर्फ 1 into 5 ही होगा, उसके अलावा इसको कुछ नहीं लिख सकते। पर 8 को हम गुणनखंड यानी फैक्टर रूप में भी लिख सकते हैं, इसलिए बच्चे इसमें वो प्रोसेस कामयाब नहीं है, क्योंकि अब ये चीज़ 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, तो ऐसे मल्टीपल नहीं बना सकते। पिछले जो क्वेश्चन थे उनमें आपके पास संख्या ही ऐसी थी, नंबर ही ऐसा था जो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से डिविजिबल हो पा रहा था। तो इसके अंदर मेथड तो कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे, पर पूरा प्रोसेस जो है वो क्वेश्चन का अलग रहेगा, इसलिए इसको मैंने लास्ट में करवाया है जिससे आपको ध्यान रह जाए। तो बच्चे देखें इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन भी, कैलकुलेशन समझ आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो देखें रूट 8 को क्या प्रूव करना है, इर्रेशनल। हमारे पास कोई तरीका नहीं है, तो हम कहेंगे हमारे हिसाब से ये क्या है, रैशनल। तो लिखें सॉल्यूशन एज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभासी नियम से एज अ कॉन्ट्राडिक्शन रूट 8 हमने मान लिया कि वो एक इर्रेशनल नंबर नहीं है। कैलकुलेशन सेम चल रही है, बस प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट। ये इर्रेशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, रैशनल। अगर रैशनल होगा तो p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो दैट मीन्स रूट 8 इज इक्वल टू p बाई क्यू फॉर्म, इक्वेशन नंबर 1। अब इधर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 2 into 4 है, रूट बाहर आकर सिंपल वैल्यू भी बना सकता है पॉइंट वाली, इसलिए तो पता है कि ये कैसा नंबर होगा, इर्रेशनल। पर यहाँ पर अब वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाला काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक लाइन तो लिख दें भले ही कि p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, पर आगे फिर वो डिविजिबल वाली लाइनें इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगी, क्योंकि 8 2 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी, तो फिर हम मल्टीपल के रूप में उनको नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ से प्रोसेस अब चेंज हो जाएगा, इतना काम तो सेम है। रूट 8 हमने मान लिया इर्रेशनल नहीं है, तो क्या होगा, रैशनल। रैशनल होगा तो p बाई क्यू फॉर्म में, और साइड में क्यू की डेफिनेशन जरूर लिखें, p बाई क्यू फॉर्म के एलिमेंट वेयर q नॉट इक्वल टू 0, और p और q आते कहाँ से हैं, इंटीजर से। ये छोटी छोटी बातें बड़ी काम की होती हैं।
तो इसको इक्वेशन नंबर 1 देकर छोड़ दिया। अब एक अलग से कैलकुलेशन, अलग से कैलकुलेशन क्या, हमने मन ही मन सोचा कि रूट 8 एक्चुअल में एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है वो नहीं, पर ये वाली वैल्यू किससे किसके बीच में है वो सोचते हैं। तो देखते हैं बच्चे, 8 से जस्ट पहले अगर एक परफेक्ट स्क्वायर की बात करूं तो 4 आता है, और रूट 4 का मतलब कितना होता है 2। और बच्चे 8 के जस्ट बाद कोई ऐसा नंबर सोचो जो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जो पूरा पूरा वर्गमूल बनाता हो। तो जैसे कि रूट 9, 8 से जस्ट बड़ा 9 है, 9 का रूट कितना होता है 3। और तुम्हें क्लियरली पता है कि रूट 4 और रूट 9 के बीच में बिल्कुल रूट 8 है। रूट 8 के इधर की तरफ भी परफेक्ट स्क्वायर लिया, आप कहोगे 7 या 6 क्यों नहीं लिया। बच्चे 7 और 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब रूट से बाहर आकर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देंगे। तो मैंने रूट 8 के इधर और इधर की तरफ दो ऐसे नंबर सोचे जो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, यानी जिनका पूरा पूरा वर्गमूल आता है। तो 4 का रूट 2 आता है और 9 का रूट 3 आता है। और अब आप खुद दिमाग लगाओ, रूट 8 की वैल्यू हमें नहीं पता कितनी है, पर पक्की बात है ये वैल्यू जो भी होएगी वो 2 और 3 के बीच में ही होगी। ऑब्वियस बात है, ये नंबर इससे छोटा लिया है, ये नंबर इससे बड़ा लिया है, तो इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में रहेगी। तो आप लिख सकते हो वी नो दैट करके, और कॉपी में साइड में लिखना चाहो तो लिख लेना, जिससे ये बातें समझ में आ जाएंगी। तो आप लिख सकते हो ना कि रूट 8 का मान 2 और 3 के हमेशा क्या होगा बीच में, क्योंकि यहाँ पर ये सिंबल चल रहा है। बिल्कुल लिख लेना साइड में ये चीज़, जिससे बात समझ आ जाएगी। तो क्या लिखोगे, वी नो दैट रूट 8 ऑलवेज लाइज बिटवीन 2 एंड 3। रूट 8 का मान जो भी होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा। अब यूजिंग 1, समीकरण 1 का यूज़ करने पर, समीकरण 1 क्या है, रूट 8 का मान कितना है p अपॉन क्यू, रख दो। तो बच्चे ये आएगा 2, रूट 8 का मान p अपॉन क्यू, पूरा पूरा p अपॉन क्यू, रूट 8 p अपॉन क्यू है तो इसको रख दिया। लेस देन क्या चल रहा है बच्चे 3। ये क्यू पसंद नहीं है, अगर क्यू पसंद नहीं है तो पूरी इक्वेशन को क्यू से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जब क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो 2q, यहां पर q से मल्टीप्लाई करोगे तो q से q कैंसिल आउट, और यहां पर q से मल्टीप्लाई करोगे तो 3q। अब अगर इस 2q को खत्म करना है तो बच्चे पूरी इक्वेशन में से 2q को माइनस कर दो। तो हर एक स्टेप में से 2q को माइनस करेंगे, मतलब इधर जीरो बनाना था मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूं ये रिजल्ट सारे पॉजिटिव हों, जीरो से बड़े हों। तो बच्चे 2q में से 2q घटाएंगे तो 0, p में से 2q घटाएंगे तो p माइनस 2q, यानी इसके हर एक स्टेप में 2q को माइनस कर दिया। और बच्चे 3q में से 2q माइनस करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। यानी इस स्टेप से इस स्टेप के लिए मैंने पूरी इक्वेशन में से 2q सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, घटाने पर यह आ गया। अब बच्चे क्यू क्वेश्चन में क्या है, क्यू क्वेश्चन में इंटीजर है, पी भी क्वेश्चन में क्या है, पी भी क्वेश्चन में इंटीजर है, और 2 खुद क्या होता है इंटीजर, और -2 भी क्या होता है इंटीजर। और आपस में इंटीजरों को जोड़ो, माइनस करो, डिवाइड करो, वो भी क्या बनाएंगे बच्चे, सॉरी डिवाइड नहीं, इंटीजरों को घटाएंगे आपस में तो भी क्या बनेगा इंटीजर। सोच के देख लो, p कोई इंटीजर रख दो, q कोई इंटीजर रख दो, और इनको कैलकुलेट कर लो, ये एक इंटीजर ही बनेगा। तो कुल मिलाकर आप क्लियरली देख पा रहे हो। और साइड में क्या लिखोगे, क्योंकि p और q बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इस लाइन को मैं कुछ लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं कि p माइनस 2q एक इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो 0 से बड़ा है। अगर ये चीज़ 0 से बड़ी है और ये q से छोटा है, ऑब्वियस बात है q भी 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये टोटल जो रिजल्ट है वो एक पॉजिटिव रिजल्ट है। और बन क्या रहा है, एक इंटीजर, जो हमने सोचा है अभी कि 2q भी एक इंटीजर है, p भी एक इंटीजर है, तो इनको घटाएंगे तो भी एक इंटीजर बनेगा। तो मैं लाइन क्या लिख पा रहा हूँ, p माइनस 2q इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज लेस देन q। ये एक ऐसा धन पूर्णांक है जो q से छोटा है। मेन बात नोट करने वाली क्या है कि ये एक इंटीजर है, बिल्कुल बन रहा है। हमने क्लियरली सोच के देखा है कि अगर p और q इंटीजर है तो इनका कॉम्बिनेशन से ये रिजल्ट भी क्या ही बनेगा, इंटीजर ही बनेगा। तो इसके जस्ट नीचे एक लाइन लिख रहा हूँ, वो क्या देखें, हेयर, यहाँ p माइनस 2q इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि ये रिजल्ट आपको दिख रहा है 0 से क्या है बड़ा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव संख्याएं। हेयर p माइनस 2q इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव वर्ड भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंटीजर। इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक। p माइनस 2q एक ऐसा धन पूर्णांक है विच इज
जो कि लेस देन क्यू, जो कि क्यू नाम के इंटीजर से छोटा है। क्यू भी एक इंटीजर ही है। तो बच्चे ये लाइन इंपॉर्टेंट है और इसको मार्क करके छोड़ रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 1 में ना एक ही लाइन काम की है, p माइनस 2q इंटीजर है। फोकस उस पर रखो कि यहां से अपने आप प्रोसेस करते करते p माइनस 2q नाम का बंदा एक इंटीजर आ चुका है। अब वापिस से फटाफट ये ऊपर से कैलकुलेशन देख लें, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। रूट 8 को इरेशनल प्रूव करना था, हमने कहा इरेशनल नहीं है। इरेशनल नहीं है तो क्या होगा, रैशनल। रैशनल होगा तो p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। पिछले क्वेश्चन वाला प्रोसेस नहीं लग पाएगा तो कुछ डिफरेंट सोचा। डिफरेंट क्या सोचा कि रूट 8 पक्की बात है 2 और 3 के बीच में होगा, लिखा। रूट 8 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से p बाई क्यू। क्यू पसंद नहीं है तो पूरी इक्वेशन को q से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें q खत्म हो जाएगा, इनमें q मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये 2q को 0 बनाना है, 0 बनाना है तो पूरी इक्वेशन में से 2q को माइनस कर दो, तो ये 0 बन गया, ये p माइनस 2q और ये q बच गया। सारा कुछ p और q क्या है बचे, इंटीजर। तो ये भी क्या ही बनेगा, एक इंटीजर। कैसा इंटीजर है, जो 0 से बड़ा है, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, और छोटा किससे है, q से। मेन बस इस लाइन के अंदर एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है कि p माइनस 2q एक इंटीजर है। तुम भी अंडरलाइन कर लेना और इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अब मैं जो काम करूंगा उसमें इक्वेशन नंबर 1 से उल्टा रिजल्ट आएगा। अब क्लियरली इस प्रोसेस से तो प्रूव हो चुका है कि p माइनस 2q एक इंटीजर ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। पर मैं अभी प्रूव कर देता हूं कि p माइनस 2q का मैं अगर किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो दशमलव वाली हो, पॉइंट वाली हो, खुद सोचो, अगर ये एक इंटीजर है तो इसको रूट 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनना अब जो प्रोसेस मैं करने वाला हूं, पक्की बात प्रूव हो चुकी है कि ये एक इंटीजर है। अगर ये एक इंटीजर है और सोचो अगर मैं किसी पूर्णांक को किसी दशमलव वाली संख्या से मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट एक दशमलव संख्या आएगी, और दशमलव संख्या कभी भी पूर्णांक यानी इंटीजर नहीं होती। वापस सुनो, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है बच्चे, एक इंटीजर। ये तो फिक्स हो चुका है कि ये एक इंटीजर है। अब अगर मान लो ये वैल्यू 2 है, 2 एक इंटीजर होता है, 2 को अगर मैं किसी भी पॉइंटों वाली संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा तो पक्की बात है जो रिजल्ट बनेगा वो एक पॉइंटों वाली संख्या बनेगी। और अगर एक पॉइंटों वाली संख्या बनेगी बच्चे तो पक्की बात है वो रिजल्ट एक इंटीजर नहीं होगा। तो इसको चाहिए इक्वेशन नंबर 1 मत बोलो, जस्ट इसके नीचे बस एक लाइन देखो ध्यान से, ये एक इंटीजर है तो पक्की बात है देन रूट 8 इंटू p माइनस 2q इज नॉट एन इंटीजर। बस बच्चे इस एक लाइन को समझ लो, अगर ये समझ गए तो ये क्वेश्चन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसको मार्क कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, इसको दो, ध्यान से सुनना। p माइनस 2q क्या है बच्चे, एक इंटीजर। p माइनस 2q क्या है बच्चे, एक इंटीजर। अगर ये एक पूर्णांक है और रूट 8 तुम्हें पता है ऐसी संख्या है जो कभी भी दशमलव के बाद खत्म नहीं होती, तो बच्चे जब तुम एक इंटीजर को पॉइंटों वाली संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो रिजल्ट बनेगा वो एक पॉइंटों वाली संख्या बनेगी, और तुम जानते हो कि पॉइंटों वाली संख्या कभी भी इंटीजर नहीं होती। तो ये जो मैंने नीचे लाइन लिखी है वो बिल्कुल सही लिखी है कि ये रिजल्ट पक्की बात है एक इंटीजर नहीं होगा। वापिस सुन लो, ये तो एक इंटीजर आ चुका है। अब ये इंटीजर है, एक पूरा अंक है, मान लो ये 2 है। 2 को अगर आप 2.344334 जो भी वैल्यू है इसकी उससे मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली ये एक इंटीजर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक पॉइंटों वाली संख्या बनेगी और पॉइंटों वाली संख्या इंटीजर में इंक्लूड नहीं होती। तो आप कह सकते हो ना कि ये पक्की बात है एक इंटीजर नहीं है। अब ये तो आ चुका है रिजल्ट, इसको मार्क कर दिया इक्वेशन 1, और देखो अब मैं इसको प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि एक इंटीजर है। इसका मतलब ये तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया इक्वेशन 1 का। माइंडली सोचें तो ये बिल्कुल इंटीजर नहीं है, पर मैं अभी तुम्हें प्रूव करके दिखा रहा हूं कि ये एक इंटीजर बनेगा। अगर ये इंटीजर बन गया तो इक्वेशन 1 तो बोल रही है ये इंटीजर नहीं है, जबकि मैंने प्रूव कर दिया कि ये एक इंटीजर है। तो दोनों बातें एक साथ एग्जिस्ट नहीं करती कि कोई चीज़ इंटीजर है भी और नहीं भी। तो दैट मीन्स हमने जो मानना वो गलत मानना। हमने गलत क्या माना था कि रूट 8 एक इर्रेशनल नंबर नहीं है। तो सही बात क्या है कि रूट 8 एक इर्रेशनल नंबर ही होता है।
तो इसके बाद की लाइनें लिखता हूँ, नाउ वी विल प्रूव कि ये एक इंटीजर होगा। लिख चुके हैं कि इंटीजर नहीं होगा, जो कि सही बात है कि ये एक इंटीजर नहीं होगा जो हमें दिख रहा है, पर हम इसको प्रूव कर देते हैं कि ये एक इंटीजर बन रहा है। तो नाउ वी विल प्रूव। अच्छा, इधर इक्वेशन 1 दे रखी थी बच्चे, तो आप थोड़ा सा करेक्शन कर लें, इसको इक्वेशन 2 दे दो। √8 बराबर P बाई क्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 बोल रखा था, तो आप यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देना, ठीक है। अब देखो, नाउ वी विल प्रूव, अब हम सिद्ध करने जा रहे हैं, वी विल प्रूव। अभी नीचे तो लाइन लिख दी कि ये एक इंटीजर नहीं है, जो कि सही बात है, पर मैं प्रूव कर रहा हूँ कि √8 P माइनस 2Q इज एन इंटीजर। मैं खुद से प्रूव करके दिखाता हूं कि ये एक पूर्णांक बनने को तैयार है। तो देखो कैसे बनेगा, बुला लिया इसको, √8 P माइनस 2Q, इसके बराबर में कैलकुलेशन चल रही है। √8 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में इसको बोल रखा है तुमने P बाई क्यू, तो इसको लिख दिया P बाई क्यू, ठीक है। साथ में क्या चल रहा है बच्चे, P माइनस 2Q, इसको बुला लिया। प्रूव करने जा रहे हैं कि एक इंटीजर होगा, जबकि नीचे लिख चुके हैं इंटीजर नहीं है। √8 की वैल्यू इक्वेशन 1 में P बाई क्यू, तो मैं तो साइड में तुम्हारे लिए लिख देता हूं कि आपने √8 को मान रखा था बच्चे P बाई क्यू, रख दिया √8 की वैल्यू P बाई क्यू, और ये P माइनस 2Q चल ही रहा है। इस P बाई क्यू का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो P का P से मल्टीप्लाई P स्क्वायर और क्यू अपॉन में लग जाएगा, और P बाई क्यू जब इसके साथ भेजोगे तो इस Q से ये Q क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, और P का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, तो माइनस का 2P, सिंपल मल्टीप्लाई किया। फिर इस स्टेप में Q से मल्टीप्लाई Q से डिवाइड, सिर्फ इस स्टेप में, तो देखो P स्क्वायर नीचे Q से डिवाइड और Q से मल्टीप्लाई, तो Q से किया मल्टीप्लाई और Q से डिवाइड करेंगे तो Q इंटू Q स्क्वायर, माइनस का 2P चल ही रहा है। कर सकते हैं, किसी सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। यहां से देखो, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करें तो बच्चे 8 इज इक्वल टू क्या आएगा, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, यही आएगा। तो P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, 8। भाई ये चीज हम इक्वेशन नंबर 1 में बोल चुके हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 बराबर P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, तो यानी P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 8। P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 8। साथ में क्या चल रहा है, Q और माइनस का 2P, और आप क्वेश्चन में लिख कर बैठे हो कि P और Q क्या है, इंटीजर। बच्चे अगर P और Q इंटीजर है तो 8Q माइनस 2P भी क्या है, इंटीजर। तो ये पूरा रिजल्ट क्या है बच्चे, इंटीजर। तो साइड में क्या लिखोगे कि यहाँ पर P और Q तो इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, और अगर P और Q इंटीजर है तो 8 भी इंटीजर ही होता है, माइनस 2 भी इंटीजर होता है। इंटीजरों को मल्टीप्लाई करके जोड़ो घटाओ, वो भी क्या ही बनेगा, इंटीजर। तो ये पूरी चीज इंटीजर बन रही है, इसका मतलब ये RHS जो है वो एक इंटीजर है, तो LHS भी क्या होगी, इंटीजर। तो ये प्रूव हो गया कि ये क्या है, इंटीजर, जबकि इक्वेशन 2 में लिख कर बैठे हैं कि ये एक इंटीजर कभी भी नहीं हो सकता। तो बच्चे इसका मतलब दोनों बातें एक साथ एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमने जो माना वो गलत माना। तो इसके बाद की लाइनें लिखता हूं मैं, सो 8Q माइनस 2P मस्ट बी एन इंटीजर, और अगर ये एक इंटीजर होगा ही होगा, तो अगर RHS इंटीजर तो LHS भी इंटीजर। सो √8 P माइनस 2Q मस्ट बी एन इंटीजर विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि विरोधाभास है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ इक्वेशन 2। समीकरण 2 में बोल चुके हैं कि ये बंदा एक इंटीजर कभी भी नहीं हो सकता, जबकि हमने कैलकुलेशन की तो ये एक इंटीजर आ गया। इसका मतलब हमने जो माना वो गलत माना। सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इसका मतलब हमने जो माना वो गलत माना। तो सही बात क्या है, √8 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये हमेशा कैसा नंबर होता है बच्चे, इर्रेशनल नंबर होता है। तो बच्चे आज की क्लास में इतना इनफ है, ये काम पढ़ लेना बस। अब ये रियल नंबर यानी 1 यूनिट तुम्हारा डन होने ही वाला है बच्चे विदिन 3 डेज। तो फिर उसके बाद हम 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे, मतलब पेपर के हिसाब से 2nd यूनिट। कॉम्प्लेक्स में थी आपकी 4थी और 5वीं यूनिट, और इस मीट्रिक स्पेस की बुक में आपकी 3 यूनिट, उसमें से 1 यूनिट हमारा अब 2 या 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू क्लास।